तो वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ सेल और क्लोजर के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन में आपको रिएक्शन की बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस है। सो रस्टिंग ऑफ आयरन की इक्वेशन डी है। आयरन ऑक्सीजन और H प्लस के प्रभाव में फेरस में कन्वर्ट होता है। रिएक्शन एट एनोड इन द लेड स्टोरेज बैटरी। तो याद रखो, एनोड कौन होता है? एनोड है लेड। तो आप देखो, जो आपकी ए इक्वेशन है उसमें आपको लेड दिखेगा और वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता हुआ दिख रहा है। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये बात आपको बताई गई थी कि सल्फ्यूरिक एसिड में दो केस बनते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। आपको क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का दिया था वो डाइल्यूट का था, और एक केस बनता है कॉन्क का। एनोड पे दो लोग पहुंचते हैं, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट हो या कॉन्क हो। एक है सल्फेट और दूसरा है पानी। सल्फेट ऑक्सीडाइज हो सकता है और ऑक्सीडेशन पे ये परऑक्सो डाई सल्फेट बनाता है। पानी भी ऑक्सीडाइज हो सकता है और ऑक्सीडेशन पे ये ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो आपको ट्रेनिंग ये मिली थी कि पानी कब ऑक्सीडाइज कर सकता है। वाटर कैन ऑक्सीडाइज इफ सामने वाला आयन मना कर दे कि मुझे ऑक्सीडाइज नहीं होना, या फिर डाइल्यूट लिखा हो। इसलिए डाइल्यूट के केस में वाटर गेट ऑक्सीडाइज, लेकिन अगर कॉन्क लिखा होगा इसका मतलब पानी कम है। इन दैट केस सल्फेट विल गेट ऑक्सीडाइज। सो दिस रिएक्शन इज फेवर्ड इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सो बी आंसर है। सल्फेट ऑक्सीडाइज टू परऑक्सो डाइसल्फेट। नेक्स्ट आ रहा है इसके अंदर रिएक्शन एट एनोड इन फ्यूल सेल। तो आपको पता है फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होती है। सो अगर एक सिंपल तुक्का भी मारेंगे तो सी आंसर आ जाएगा, क्योंकि फ्यूल सेल में तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रोल है। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो कि उसका इलेक्ट्रोलाइट है, और देखो अगेन एनोड वर्ड लिखा हुआ था तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होना ही था, और हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में से कोई आ सकती थी। तो देयर आर लॉट ऑफ हिंट्स। मेरा मानना है ये टॉपिक वैसे आसान टॉपिक है, बट बच्चों को रिएक्शन याद नहीं होती। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज वन ऑफ द वे टू रिमेम्बर रिएक्शंस। जैसे ये क्वेश्चन है, कई सारी बारीक बातें जो पढ़ते हुए वैसे याद नहीं होती, ऑब्जेक्टिव के थ्रू याद हो जाती है। ड्राई सेल। ड्राई सेल में ये मेरे पैकेज में भी कमी रह गई है, शायद MnO2 प्रिंट होकर नहीं आया या मैंने लिखा नहीं है। सो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है ड्राई सेल का वो MnO2 है। तो MnO2 अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, ये सारा कॉम्बिनेशन यूज होता है एज इलेक्ट्रोलाइट इन ड्राई सेल। कभी वैसे भी अगर आप ड्राई सेल को खोलोगे तो आप देखोगे उसमें बहुत ज्यादा काला पाउडर होगा। MnO2 इज द ब्लैक पाउडर। लेड स्टोरेज बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। मेरे पैकेज में भी लिखा हुआ है 38%। निकल कैडमियम बैटरी और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में कई बार कंफ्यूजन होती है, बिकॉज यहाँ KOH है, यहाँ NaOH है। ज्ञान की बात यह है कि जो आपका फ्यूल सेल होता है उसमें कंसंट्रेटेड NaOH का इस्तेमाल किया जाता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट, और जो निकल कैडमियम बैटरी है उसमें KOH का इस्तेमाल होता है। तो ये सारा आप एनसीईआरटी से दोबारा देख सकते हो और बारीक पॉइंट को पकड़ सकते हो। वही मकसद है इस पैकेज का। और R&D करो और घुसो टॉपिक के अंदर। ऐसा ही क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको पैकेज में भी कराया था, डेल्टा जी निकालना हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का। अब जो इक्वेशन आपको दे रखी है, आपको पता है जब तक आप एन नहीं निकाल लोगे तब तक आप कुछ आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो एनोड कैथोड की इक्वेशन यू हैव टू राइट, बट यू हैव टू मेक श्योर कि स्टोइचियोमेट्री डिस्टर्ब ना हो। जिसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन जो है गैस वो एनोड पे रिएक्ट करती है हाइड्रोक्साइड आयंस की प्रेजेंस में, और वो बनाती है 2H2O। आपको किस चीज का ध्यान लगाना है कि हाइड्रोजन का 1 मोल ही लिखा जाए, इधर से ऑक्सीजन गैस का हाफ मोल ही लिखा जाए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। सो हाफ मोल ऑक्सीजन पानी की प्रेजेंस में 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2 हाइड्रोक्साइड बना देती है। सो दिस इज योर कैथोड इक्वेशन। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, एन की वैल्यू 2 है। अब हम डेल्टा जी का फॉर्मूला लगा सकते हैं।
डेल्टा जी आपको किलो जूल में दिया हुआ है, इसका ध्यान रखो, आपको जूल में चेंज करना होगा। यहाँ से ई नॉट सेल निकल जाएगा। ये डायग्राम दिया हुआ, डायग्राम में कुछ भी नहीं है, ऐसे ही पतंगे उड़ा रखी हैं। आप अपने काम पे ध्यान लगाओ, जो ज्ञान दिया हुआ है उसके सारे चलो, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। At a particular spot of an object made up of iron, dash of iron to ferrous, oxidation of iron to ferrous take place, and that spot behave as dash, जहाँ ऑक्सीडेशन होती है, that spot behave as anode. Electron release from the anode move to the other spot of the metal, reduces oxygen in the presence of H+. This spot behave as cathode, electron का gain हो रहा है, cathode. The ferrous ion are further oxidized by atmospheric oxygen to ferric, जिससे बनता है rust, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3x water, with further production of H plus ions. So ये वो इक्वेशन है जिसका जिक्र ये कर रहा है आखिरी में, कि जो फेरस आयन होते हैं जो रस्टिंग से बनते हैं, वो फर्दर ऑक्सीजन और पानी के साथ रिएक्ट करके रस्ट फॉर्म करते हैं, और इस प्रोसेस में और ज्यादा H प्लस आयन रिलीज होते हैं। अब आप अपने आप मैच कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये है आपका ड्राई सेल, इसका डायग्राम है ये। ड्राई सेल में जो ये बॉडी होती है, ये जिंक का पॉट होता है। मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोड यूज नहीं होता है एज ए रॉड, यहाँ पे एनोड खुद जिंक का पूरा बॉडी ही है। जो आप ड्राई सेल घर में देखते हो उसकी आउटर बॉडी जिंक की बनी हुई है। काले वाला इलेक्ट्रोड जो आपको दिख रहा है, इट्स ए क्लियर केस, ये कार्बन का इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट बोल सकते हो, कार्बन बोल सकते हो। और ऑब्वियसली ये बात कर रहा होगा अबाउट इलेक्ट्रोलाइट, तो मैंने बताया MnO2, अमोनियम क्लोराइड, ये दो मेजर पोर्शन होते हैं जो एज ए इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे यूज होते हैं। अब हम मैच कर सकते हैं कि ए क्या है। तो ए है आपका कार्बन का इलेक्ट्रोड। सी क्या है? सी है आपका जिंक का पॉट, जिंक का कप, ये ना, सी आंसर है। बाकी MnO2, कार्बन और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे मर्ज हो गए, तो क्वेश्चन नंबर डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो आप अपने आप मैनेज कर लेना, मुझे तंग मत करना है इसमें। So, सारे नंबर एक एक बढ़ा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन गलती से मर्ज हो गया है। तो व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल? फ्यूल सेल की एफिशिएंसी क्या होती है? फ्यूल सेल क्या है? फ्यूल सेल ये है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे, इससे बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होगी। जो एनर्जी पैदा होती है टोटल, वो डेल्टा एच कहलाती है। इस एनर्जी का एक भाग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा कभी कन्वर्ट नहीं होता, कुछ लॉसेस हो जाते हैं। जो भाग बिजली में कन्वर्ट होता है वो डेल्टा जी है। हमेशा याद करो, डेल्टा जी को यूजफुल वर्क कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा जी इज द टोटल एनर्जी जो लिबरेट हुई, एंड डेल्टा जी इज द एनर्जी जो बिजली में कन्वर्ट हुई। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल एनर्जी कितनी एमिट हुई थी, और उस एनर्जी का कितना भाग यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हुआ। सो डेल्टा जी डिवाइड बाय डेल्टा एच, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आपको बताना है कि इनमें से प्राइमरी सेल कौन है। सो लक्लांचे सेल, जिसे ड्राई सेल भी कहते हैं, ये प्राइमरी है। निकल कैडमियम सेल सेकेंडरी है। लेड स्टोरेज बैटरी सेकेंडरी है। मर्करी सेल प्राइमरी है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ।
ड्राई सेल वॉल क्लॉक में क्या यूज होता है, तो वॉल क्लॉक में यहाँ पे ही अगेन मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे लेड स्टोरेज बैटरी आएगा। सो वॉल क्लॉक में यूज होता है ड्राई सेल, जो घड़ी में सेल लगा हुआ है। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में ऑब्वियसली फ्यूल सेल यूज हुआ था। रिस्ट वॉचेस में बटन सेल यूज होता है, जो कि मर्करी सेल है। इन्वर्टर में लेड स्टोरेज बैटरी यूज होती है। ये आपको मर्करी सेल दिखा रखा है, बटन सेल। मर्करी सेल इज सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइसेस, जिनमें करंट की डिमांड कम होती है, जैसे कान की सुनने की मशीन, घड़ी में जो वॉचेस हैं। सो ये बात बिल्कुल सही है, ये इसके यूजेस लिखे हुए हैं। इट कंसिस्ट ऑफ जिंक मरकरी का अमलगम एज एनोड एंड पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन एज कैथोड। ये बात सही है। इसमें जो कैथोड होता है वो मैनोड जो है वो जिंक और मरकरी का एलॉय है। इसे अमलगम कहते हैं, जिंक और मरकरी के एलॉय को अमलगम कहते हैं। इसके अलावा इसमें पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है एज ए कैथोड। ये बिल्कुल सच है। इसका इलेक्ट्रोलाइट जिंक हाइड्रोक्साइड और KO2 है। ये गलत है। इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है KOH एंड जिंक ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, मरकरी की आगे रिडक्शन हो रही है। सो दिस इज रॉन्ग। जब तक आपने अच्छे से इक्वेशन नहीं लिखी होगी, आप पकड़ नहीं पाओगे। सो एक्चुअल इक्वेशन जो दे रखी है एनसीईआरटी में वो ये है। दिस इज द रिएक्शन दैट टेक प्लेस एट एनोड, और ये रिएक्शन है जो कैथोड पे होता है। सो 1 and 2। टेंथ धारा आपको ये लेबल करना है, तो ज्ञान की बात यह है कि लेड स्टोरेज बैटरी में कैथोड कौन होता है, PbO2। एनोड कौन होता है, लेड। और इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ पे जो कैथोड है वो Q है। जो एनोड है, एनोड Q है, कैथोड R है। और जो इसका इलेक्ट्रोलाइट है, सॉरी, कैथोड P है। और जो R है आपका, वो इलेक्ट्रोलाइट है। और आपको बताया एज इलेक्ट्रोलाइट इसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। सो P is cathode, which is PbO2. Anode is lead. 38% sulfuric acid is used as electrolyte. India's first pipeline was laid to transport the crude oil. The rusting of iron in the iron pipe was caused concern of authority. तो आपको पता है अंडरग्राउंड पाइप पे corrosion रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन। Sacrificial electrode is galvanization। क्या यूज करते हैं, जिंक। आयरन इज कोटेड ओवर जिंक टू प्रिवेंट रस्टिंग, क्योंकि आयरन और जिंक में से जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, और रिएक्टिव मेटल वो है जिसका RP लो है। तो ऐसे मेटल जिसका RP आयरन से कम होगा, दैट विल बी यूज फॉर कोटिंग। 13th, लेड स्टोरेज बैटरी की जब चार्जिंग होती है, सो मैंने आपसे कहा था चार्जिंग क्या है। चार्जिंग है नुकसान की भरपाई। इलेक्ट्रोड जो है वो उल्टे हो जाते हैं।
इलेक्ट्रोड जो है वो उल्टे हो जाते हैं। एनोड कैथोड पे अब उल्टी घटना घटती है। वैसे एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, अब एनोड पे होगी रिडक्शन। वैसे कैथोड पे होती है रिडक्शन, जो कैथोड था वो एनोड बन जाएगा। और अब इस इलेक्ट्रोड पे लेड सल्फेट पानी के साथ मिलके लेड सल्फेट PbO2 +4H प्लस सल्फेट +2 इलेक्ट्रॉन, सो ऑल द रिएक्शन गेट रिवर्स। तो लेड एक्ट एज कैथोड, वैसे लेड क्या होता है, एनोड। लेकिन अब मैं इसको चलो हटा देता हूँ। वैसे लेड क्या होता है, एनोड। तो आपको याद ऐसे करा देता हूँ कि अब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वैसे लेड एनोड होता है, नाउ इट एक्ट एज कैथोड। वैसे लेड ऑक्साइड कैथोड होता है, नाउ इट एक्ट एज एनोड। सल्फ्यूरिक एसिड वैसे कंज्यूम होता है, अब प्रोड्यूस होगा। 38% अमोनियम क्लोराइड का तो कोई लेना देना ही नहीं है इस टॉपिक से। लेड स्टोरेज बैटरी की ज्यादा लाइफ होती है एज कम्पेयर टू निकल कैडमियम, ये गलत है। निकल कैडमियम बैटरी ज्यादा देर तक वर्क करती है एज कम्पेयर टू लेड स्टोरेज बैटरी। निकल कैडमियम एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करते हैं और इनकी कॉस्ट ज्यादा होती है, इसीलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते यूज करना। अदरवाइज अगर प्योर लाइफ की बात करें, बैटरी लाइफ निकल कैडमियम सेल की ज्यादा है एज कंपेयर टू लेड स्टोरेज बैटरी। तो दिस इज रॉन्ग। तो ABC जो है ये बातें सही है। कान की सुनने की मशीन में यूज होता है मरकरी सेल। तो ये तरीके होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से थ्योरी मजबूत होती है। मरकरी सेल डज नॉट गिव स्टैटिक पोटेंशियल, गलत, हमने पैकेज में आपको कराया हुआ है कि मरकरी सेल जब तक जिंदा रहता है, ये इसकी नेट सेल इक्वेशन है, तब तक वो कांस्टेंट बिजली प्रोवाइड करता है, क्योंकि मरकरी सेल की इक्वेशन में कोई भी आयन नहीं है। इसकी अगर नर्स्ट इक्वेशन लिखें तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.059/n log ऑफ क्यू। Q1 आ जाएगा, बिकॉज कोई भी ऐसा आयन नहीं है जो यहाँ लिखा जा सके। log 1 0 होता है, इसका मतलब इसकी EMF इज ऑलवेज इक्वल टू द स्टैंडर्ड EMF। सो डी आंसर है। रिवर्स करंट फ्लो करता है जब आप चार्जिंग करते हो, यस, क्योंकि चार्जिंग का मतलब ही उल्टा है। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग लेड सल्फेट कन्वर्ट टू लेड एंड PbO2, ये फॉल्स हो गया। डिस्चार्जिंग डिस्चार्जिंग में नहीं, चार्जिंग में ऐसा होता है। जब हम चार्जिंग करते हैं तब लेड सल्फेट लेड और PbO2 में कन्वर्ट होता है, जैसे मैंने आपको ये दिखाया। यह देखो, लेड सल्फेट ही लेड में कन्वर्ट, लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, लेड सल्फेट ही लेड में भी कन्वर्ट हो रहा है। सो असर्शन सही है, रीजन गलत है, सी आंसर है। लेड स्टोरेज बैटरी गेट डिस्चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट डिक्रीजेस, सही बात है। जैसे जैसे लेड स्टोरेज बैटरी आप यूज करते हो, वैसे वैसे सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन घटती जाती है। लेड एंड लेड ऑक्साइड बोथ रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म लेड सल्फेट, बिल्कुल सही है। मैं फिर से लिखता हूँ, ये आपकी डिस्चार्जिंग, आपका सेल काम करता है तो ये इक्वेशन आती है। आप इसको जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपका हाथ इस पे बैठेगा, इसलिए पीछे मत हटा करो काम करने से, इसमें मन लगाया करो। बात बात पे इक्वेशन लिखने से इक्वेशन याद होती है। सल्फेट कौन आया, सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फेट कहाँ से आया, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो लेड और लेड ऑक्साइड किससे रिएक्ट कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से। इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड कम होता जाता है। सर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, ए आंसर है। डेनियल सेल बिकम डेड आफ्टर सम टाइम, डेनियल सेल इज योर ड्राई सेल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक एनोड डिक्रीजेस।
and that of copper increases. Oxidation potential of zinc anode decreases. देखो पहली बात तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में बात भी नहीं करते। आपका जो ड्राई सेल है, डेनियल सेल है या गैल्वेनिक सेल है, और आसान करते हैं, यहाँ पे इसका रेफरेंस इसने गैल्वेनिक से उठा लिया है। तो याद करो, ये आपका गैल्वेनिक सेल होता है, जिंक से जिंक आयन, कॉपर आयन से कॉपर, ये एनोड है और ये कैथोड है। सो और जैसे जैसे सेल के रिएक्शन होते हैं, कोई भी सेल कुछ समय के बाद काम करना बंद क्यों कर देता है, ये बड़ी गहरी लाइन है। सो कोई भी सेल कुछ समय के बाद काम करना इसलिए बंद कर देता है क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रोड हैं वो खाए जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम हो जाते हैं। तो जब ये सेल शुरू होता है, क्योंकि जिंक एनोड है, तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है। जैसे जैसे ये काम करता जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटता जाएगा। जैसे जैसे ये कंज्यूम होता जाता है, इसकी ऑक्सीडाइज होने की क्षमता घटती जाती है। कॉपर कैथोड है, कैथोड पे रिडक्शन होती है और इसका आरपी ज्यादा होता है, आप कह सकते हो इसका ओपी कम होता है। विद टाइम इसकी रिड्यूस होने की क्षमता घटती जाती है, उल्टा होता जाता है। जैसे जैसे आप एक सेल यूज करते हो, एनोड की ऑक्सीडाइज होने की क्षमता घटती जाती है, कैथोड की रिड्यूस होने की क्षमता घटती जाती है। सो आप कह सकते हो इसका आरपी ज्यादा होता है, समय के साथ आरपी कम होता जाएगा, इसका मतलब ओपी बढ़ता जाएगा। ओपी लिखे हुए कंफ्यूजन कॉज हो रही है, बट आपको टाइम लगाना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का घटेगा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर का बढ़ेगा, जिसका मतलब उसका आरपी घटेगा, जिसका मतलब सेल काम करना बंद कर देगा धीरे धीरे। फिर ये ईएमएफ जो होती है, आप कहते हो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, धीरे धीरे वो जीरो की तरफ चला जाएगा। तो ये बात सच है। ये आंसर है इसका। ये भाई एक एक क्वेश्चन नंबर अपने आप देख लेना। गैल्वेनाइज आयरन डज नॉट रस्ट, सही बात है। जिंक इज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन, बिल्कुल सही बात है। रिएक्टिव मेटल वो है जिसका आरपी लो है, तभी आपसे कहते हैं जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर, इनके रिडक्शन पोटेंशियल याद करो। इससे आप ओवरऑल क्वेश्चनों में ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे। सो गैल्वेनाइज आयरन एक ऐसा आयरन जिसपे जिंक की कोटिंग कर रखी है, वो आराम से रस्ट फॉर्म नहीं करता। एक ऐसा आयरन जिसपे हमने कोटिंग कर रखी है, वो आराम से रस्ट फॉर्म नहीं करता। ये बात सच है, ट्रू है। क्यों नहीं करता? क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आयरन से कम होता है। जिंक हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बिल्कुल सही बात है। आरपी लो होगा तो मोर रिएक्टिविटी होगी और उसी का इस्तेमाल एज ए कोटिंग कर सकते हैं। सेशन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है। कितनी स्टेटमेंट जो यहाँ पे दे रखी है आपको, वो सही है? आर नॉट करेक्ट, गलत है। कोरोजन कॉजेज एनॉर्मस डैमेज टू बिल्डिंग, सही बात है। कोरोजन, ए मेटल इज ऑक्सीडाइज बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, सही बात है। जब कोरोजन होती है तो आयरन ऑक्सीजन और H प्लस की प्रेजेंस में रिएक्ट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, सही बात है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज दिस, गलत। द राइट फॉर्मूला इज Fe2O3 x वाटर। गैल्वेनाइज आयरन डज नॉट रस्ट, गलत। जो गैल्वेनाइज आयरन है उसकी भी रस्टिंग होती है, लेकिन वो थोड़ा समय लेती है। तो पिछला क्वेश्चन भी इसमें गलत होगा, ये मुझे कुछ खटका लग रहा था। गैल्वेनाइज आयरन डज नॉट रस्ट, ये फॉल्स है, तो इसका आंसर डी है। देखो जी, ऐसा है, आप रस्टिंग को डिले कर सकते हो, रस्टिंग को रोक नहीं सकते। तो ये कहना कि अगर आपने आयरन पे जिंक की कोटिंग कर दी तो अब वो रस्ट नहीं खाएगा, डज नॉट रस्ट, ये बात गलत है।
बिल्कुल वो रस्ट खाएगा, लेकिन उसकी रस्टिंग की स्पीड कम हो जाएगी, बिकॉज जो आपने कोटिंग करी है जिंक की वो भी एक दिन कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगी। कोटिंग के बारे में हमेशा याद रखो, कोटिंग कभी परमानेंट नहीं होती। कहीं भी कट लगा, कहीं स्क्रैच पड़ा, कोटिंग हट गई, कोरोजन स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए याद रखो कि जिंक की भी अपनी एक लिमिट है। एक समय ऐसा आएगा जब सारा जिंक जो है वो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तब वो आयरन को बचा नहीं पाएगा। तो इस क्वेश्चन का भाव, पिछले क्वेश्चन का भाव ये है कि ये मत सोचो कि अगर आपने कैथोडिक प्रोटेक्शन कर दी तो अब आयरन को कभी जंग नहीं लगेगी, आपने जिंक की कोटिंग कर दी तो अब कभी जंग नहीं लगेगी। दिस इज नॉट ट्रू। रस्टिंग डिले हो जाएगी। जो 6 महीने में होनी थी वो 6 साल में होगी, लेकिन हर चीज की एक लिमिट है। जितने भी कोरोजन के मेथड है, उनकी कोरोजन रोकने की एक लिमिट है, उसके आगे वो काम नहीं करते। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो सी और डी सही नहीं है। दैट इज दो स्टेटमेंट हो गई। हाउ मेनी फॉलोइंग आर द करेक्ट फैक्ट अबाउट बैटरी? बैटरी आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल एंड फ्यूल सेल, सही बात है। लेगलांचे सेल इज ए प्राइमरी सेल, सही बात है। लेड स्टोरेज बैटरी इज ए सेकेंडरी सेल, सही बात है। तो कितनी बातें सही है जी? 3 बातें, तीनों की तीनों सही है। कितना काफी है? कोई डाउट है तो आप अलग से आके पूछो।